जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है उसका टेस्ट सीरीज नंबर 6 कवर करेंगे। और इससे पहले हम लोग 5 टेस्ट सीरीज कवर कर चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा और बहुत ही आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये जो टेस्ट है वो सोशल साइंस का टेस्ट है। इसमें क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये टेस्ट जो करवाया गया है एप्लीकेशन पे वो 2 मार्च 2024 को करवाया गया है और आपको ये 7 मार्च को मिल रहा है वीडियो। बाकी उसके बाद सिर्फ एक वीडियो अभी तक करवाई गई है, यानी एक क्लास करवाई गई है, वो भी मैं कल कवर करवा दूंगा। बाकी फिर हम लोग पुराने जो क्लास करवाए गए हैं उसे कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे, पीडीएफ मिलेगा आपको 8 बजे और वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा यूट्यूब पे 9 बजे सुबह में। ठीक है, आप लोग ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अलाउद्दीन खिलजी किस सैन्य अभियान के समय अमीर खुसरो के साथ थे? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो, देखिए सबसे पहली बात है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था। तो इनका शासनकाल 1296 से लेके 1316 तक था। कब से कब तक? 1296 से 1316 तक। कॉपी लेके बैठिए और नोट करते जाइए। नेक्स्ट है ये गुजरात युद्ध, यानी गुजरात में जो युद्ध किए थे वो किए थे 1298 से 1299 में। ठीक है, उसके बाद रणथंभौर में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1301 में। चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 1303 में। इसमें पद्मावती की कहानी आप लोग जानते होंगे। और मालवा में जो युद्ध हुआ था 1305 में। और इसी 1305 में जो मालवा में युद्ध हुआ था, इसी में अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान के समय अमीर खुसरो उनके साथ थे। इसका आंसर हो जाएगा मालवा। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक अमुक्तमाल्यदा का विषय है। तो अमुक्तमाल्यदा का विषय क्या है ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कौटिल्य चाणक्य के बारे में। तो उनकी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, वो संबंधित थी राज व्यवस्था से। उसी प्रकार जो है अमुक्तमाल्यदा भी कृष्णदेव राय की द्वारा रचित पुस्तक है और इसका भी संबंध जो है वो राज व्यवस्था से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबूद प्रथा का त्याग किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया? देखिए इसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि टोडरमल के बारे में आप लोग जानते होंगे। टोडरमल अकबर के दरबार में रहते थे और टोडरमल जो है अकबर के दरबार से पहले, यानी अकबर से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में थे। किसके दरबार में? शेरशाह सूरी के दरबार में। तो टोडरमल के द्वारा ही दहसाला बंदोबस्त का शुरुआत किया गया था। कौन सा बंदोबस्त? दहसाला बंदोबस्त। दहसाला बंदोबस्त में क्या होता था कि खेत में लगे हुए फसल के आधार पर अनाज नहीं लिया जाता था, बल्कि उसका नगद वसूली किया जाता था किसानों से। ठीक है, तो उसी से संबंधित, मतलब उसी के समान कहिए तो नाबूद प्रथा था। ये भी भूमि कर से संबंधित था, मतलब कृषि से ही संबंधित था। और इसका जो समाप्ति किया था ना वो शाहजहाँ किया था। नेक्स्ट, सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो सबसे पहली बात कि सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? तो सहायक संधि की शुरुआत जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। किसने? डुप्ले ने किया था। लेकिन अगर बोला जाए कि व्यापक रूप से सहायक संधि की शुरुआत किसने किया, तो वो बेलेजली ने किया था। व्यापक रूप से किसने किया? बेलेजली ने किया। और तो सहायक संधि के तहत कौन कौन, मतलब किस प्रकार से राज्य जो है सहायक संधि स्वीकार कर लिया था? सबसे पहले किया था कौन? हैदराबाद। इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। हैदराबाद किया था 1798 में। मैसूर किया था 1799 में। तंजौर किया था 1799 में, लेकिन पहले मैसूर किया था उसके बाद तंजौर किया था। उसके बाद अवध किया था 1801 में। सिंधी और पेशवा किया था 1802 में। और सिंधिया किया था 1803 में। इसी प्रकार आप लोग जो इसका अ, क्रम है वो आप लोग सजा लीजिएगा तो 1 4 2 5 3 आएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में ओडिशा के किस स्थान से सुरेंद्र साई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखिए ओडिशा में 2 स्थान से जो है विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1857 में। ओडिशा के 2 स्थान से, एक स्थान था गंजाम, एक स्थान था संबलपुर। तो इसमें गंजाम से जो है ना राधा कृष्ण दंड सेना, किसने किया था? राधा कृष्ण दंड सेना। अपने कॉपी में लिख लीजिएगा।
इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था, और संबलपुर से सुरेंद्र साई के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा संबलपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, हमदर्द, हमदर्द जो है मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है, बल्कि मोहम्मद अली का है। किसका है? मोहम्मद अली। ये जिन्ना नहीं होगा, मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों अलग अलग थे। हमदर्द और कॉमरेड जो है मोहम्मद अली का है, संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय का है, और द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू मजदूर सभा 1948 के संस्थापक सदस्य नहीं थे? इसके सदस्य नहीं थे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि सदस्य कौन कौन थे हिंदू मजदूर सभा का। तो अशोक मेहता इसके सदस्य हैं, टी.एस. रामानुजम इसके सदस्य हैं, जी मेहता जो है इसके सदस्य हैं, लेकिन नारायण मेघाजी लोखंडे जो है इसके सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एक पॉइंट मैं बता दूं, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना जो है नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे? देखिए, कांग्रेस की जो ये अधिवेशन हुआ था वो 1888 का इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है जॉर्ज यूले किए थे, लेकिन इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय के द्वारा पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट जो है 1890 का, और इसमें मैं बता दूं कि 1888 का इलाहाबाद जो अधिवेशन हुआ था, इसी में दरभंगा महाराज के आप लोग दरभंगा महाराज के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो बिहार से संबंधित थे, दरभंगा से, उनके द्वारा जो है अधिवेशन करने के लिए लोटस टेम्पल जो है खरीदा गया था। और नेक्स्ट है 1890 कोलकाता अधिवेशन। इसका अध्यक्षता जो है फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। लेकिन इसमें एक खास बात है, इसे ध्यान रखिएगा, इस अधिवेशन में प्रथम महिला कदम्बनी गोंगली ने कांग्रेस के मंच से प्रथम बार भाषण दी थी। कोई महिला जो है प्रथम बार कांग्रेस के मंच से भाषण दी थी 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में, और उनका नाम क्या था? कदम्बनी गोंगली। नेक्स्ट आ गया 1905 का बनारस अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। और उसके बाद आ गया 1887 का मद्रास अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुए थे? तो ये जो हुआ है श्वेत विद्रोह, सबसे प्रथम मैं आपको बता दूं कि 1859 में हुआ है। तो 1859 के दौरान किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1856 से लेकर 1862 तक। वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया? देखिए, इसमें दो बार जो है कांग्रेस की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और एक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसका आंसर ए और डी दोनों होगा। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट और बात कर लेते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 से 34 के बीच में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920-22 के आसपास हुआ था, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 के आसपास हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के आसपास हुआ था। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ये महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से हुआ था। नेक्स्ट, लानकला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? तो लानकला दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है, और लद्दाख का क्षेत्र जो पड़ता है, मोस्ट ऑफ द क्षेत्र ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? देखिए, आयतन की दृष्टि का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसा कौन सा जलप्रपात है जिसमें सबसे अधिक पानी रहता है। तो वो जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात। और वो कौन सी नदी बनाती है? वो कावेरी नदी बनाती है। ठीक है। वैसे आपको पता होगा बराही नदी पे कुचिकल जलप्रपात है जो 455 मीटर है, सबसे ऊंची जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात बराही नदी पे। नेक्स्ट, मेघालय स्थित मासिनराम अवस्थित है। देखिए, मेघालय में आपको पता होगा कि 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, तीनों ऐसे ही है, मतलब सबसे पश्चिम में गारो है, फिर बीच में खासी है, फिर पूरब में जो है जैंतिया है। और ये जो खासी जो पहाड़ी है, इसके दक्षिण में जो है वो मासिनराम पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैंतिया पहाड़ी के, खासी पहाड़ी के दक्षिण में जो है मासिनराम पड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? तो ये मुझे सबसे प्रथम देखना है कि शामिल कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए नोकरेक शामिल है, सिमलीपाल जो उड़ीसा में ये भी शामिल है, कंचनजंगा भी शामिल है, लेकिन मानस जो है ये शामिल नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, WHO के अनुसार स्वच्छ पेयजल का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो 7 से लेकर 8.5 के बीच में स्वच्छ पेयजल का पीएच मान होना चाहिए WHO के अनुसार। नेक्स्ट, जमुना, पद्मा, कृष्णा किस फसल की किस्म है? सबसे पहली बात, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि नदी के नाम से जितने भी फसल के किस्म आएंगे वो मोस्ट ऑफ द मतलब अधिक से अधिक सामान्यतः जो है वो धान के ही किस्म होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर भी धान ही होगा। ठीक है, धान वैसे खरीफ फसल के अंतर्गत आता है और जो है 12 महीना मतलब सब दिन 12 के 12 महीना जो है धान, दो राज्य हैं जिसमें उगाए जाते हैं, एक है पश्चिम बंगाल और एक है तमिलनाडु। इस दोनों राज्यों में 12 के 12 महीना उगाए जाते हैं, बारहमासी। नेक्स्ट, भारतीय खनिज का हृदय स्थल किस खनिज पेटी को कहा जाता है? आप अगर नक्शा को ध्यान से देखिएगा तो इस क्षेत्र जो है, इसमें छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, बाकी जो भी है उड़ीसा और ये सभी क्षेत्र इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वही क्षेत्र जो है वो पड़ता है भारतीय खनिज का हृदय स्थल। तो ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये कहलाता है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी। नेक्स्ट है, भाड़ला सौर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। हाँ, आपको अगर आप लोग मेरा डिस्कशन अच्छे से याद किए होंगे, आपको पिछली कोई वीडियो में मैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क बताया था। ये है विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क और उस वीडियो में मैं इसका चर्चा किया हूँ। तो ये जो है किस राज्य में है ये बताना है। भाड़ला सौर पार्क किस राज्य में है बताइए? तो ये है आपका, बताइए, राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1876 में। कहाँ पे? कानपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग NW73 किस नदी पर है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 73 जो है वो किस नदी पर है? तो ये है आपको नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो है 90% आबादी ग्रामीण जनसंख्या वाला है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि शहरी आबादी वाला, तो वो हो जाएगा गोवा। सबसे अधिक शहरी आबादी वाला शहर कौन सा है? गोवा, जिसका 62% जो है वो शहरी आबादी है। ठीक है, भारत के प्रमुख ज्वालामुखी घिनघोर पहाड़ी किस राज्य में है? तो घिनघोर पहाड़ी जो है वो किस राज्य में है? वो है गुजरात में। गुजरात में है, लेकिन यह पहाड़ी जो है अब विलुप्त हो चुकी है। ये पहाड़ी क्या हो चुकी है? अब विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलीप जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो बेलीप जनजाति जो है वो गोवा राज्य में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपको भी याद होगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जो है वो उत्तर प्रदेश में। कल मैंने एक दूध से संबंधित जलप्रपात से संबंधित कुछ पॉइंट बताया था, दूध सागर और दूध धारा करके। ठीक है, क्या बताया था? दूध सागर और दूध धारा करके पॉइंट बताया था। उसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करता है। नहीं देखे वीडियो तो एक बार देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग पॉइंट था इसलिए मैं उस समय बता दिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चोंग लोक नृत्य किस राज्य का है? तो चोंग लोक नृत्य जो है वो नागालैंड का है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 1773 से जो है रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हो गया था। उसके बाद इसे ठीक करने के लिए 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था और 1784 को सुधार करने के लिए 1786 में अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। और इसी के तहत जो है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। आपको भी पता होगा, 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें कुल 211 सदस्य भाग लिए थे। ठीक है, और संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। और 9 दिसंबर को ही वरिष्ठ सदस्य होने के तौर पे सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट,
संप्रभु संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सबको पता है कि संसदीय संप्रभु संपन्न संसद की अवधारणा जो है वो इंग्लैंड या ब्रिटेन की देन है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम का संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो ये है 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची। तो ये जो ऐड की गई थी, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची अपने संविधान में ऐड किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है कुल अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची है कुल। नेक्स्ट, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो राज्यों द्वारा अगर प्रार्थना किया जाता है तो भारत की संसद उन राज्यों के लिए कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाती है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? 252। नेक्स्ट, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए हैं? तो वो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंजाब को 2 बार विभाजित किया गया है। एक बार 1966 में और एक बार 1971 में। जब फर्स्ट टाइम 1966 में इसे विभाजित किया गया था तो उस समय जो है ये हरियाणा बना था, और 1971 में जब विभाजित किया गया तो उस समय ये हिमाचल प्रदेश के रूप में एक अलग राज्य तैयार हुआ। और ये किस आयोग के द्वारा ये घोषित किया गया था? तो ये किया गया था शाह आयोग। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो नागरिकता के प्रावधान जो है भारतीय संविधान में 1949 में लागू हुए। अब आप बोलेंगे कि भैया ये जो है संविधान लागू हुआ 1950 में, तो ये 1949 में ही कैसे लागू हुआ? ठीक है, इसे भी मैं अभी क्लियर करता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे, आपको पता होगा। तो 3 वाचन में तीसरा वाचन जो था वो 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। ठीक है, तो ये जो 26 नवंबर 1949 को जो अंतिम दिन था, उसी दिन जो है संविधान का 15 अनुच्छेद लागू हो गया था। कितना अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद जो है संविधान का लागू हो गया था। और उस अनुच्छेद में 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 और मतलब ये 5 हो गए और 10 अनुच्छेद है। टोटल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। तो आपको पता होगा कि संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। तो और भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक है, और 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी जो है 26 नवंबर को ही लागू हो गया था, जिसकी वजह से इसका आंसर 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है वो देखिए, सबसे पहली बात की याचिका जो अनुच्छेद 32 के तहत आता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जिसके अंतर्गत एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 को संरक्षण देता है। तो इसके तहत इसका आंसर क्या हो जाएगा? विरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। तो मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य को क्यों संविधान में सम्मिलित किया गया? क्योंकि विनाशक और असंवैधानिक गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इस विकल्प को पढ़ेंगे फिर पता चलेगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। तो सबसे पहला विकल्प है राज्यसभा संसद का प्रथम व उच्च सदन है। दूसरा है लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये तो सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं होगा या फिर ये होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक साइड लिख दीजिए लोकसभा, एक साइड लिख दीजिए राज्यसभा। लोकसभा जो है वो संविधान का प्रथम सदन है, ना कि द्वितीय, और राज्यसभा जो है वो द्वितीय सदन है। लेकिन लोकसभा जो है निम्न सदन है और राज्यसभा जो है उच्च सदन है, ये लिख लीजिएगा। लोकसभा जो है वो लोकप्रिय है और राज्यसभा जो है अलोकप्रिय है। इसे आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रथम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे द्वितीय होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि पॉइंट गलत है। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? देखिए, जब राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। क्या बोलते हैं? निलंबनकारी वीटो। नेक्स्ट, राजनीति शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? तो राजनीति शब्दावली में जो है शून्य काल का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रश्न उत्तर सत्र। क्या हो जाएगा? प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट है, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, यहाँ पे या नहीं होगा और होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग और लिख लीजिएगा।
अब बात करते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या है, एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए, तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। इसलिए महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा क्योंकि महाराष्ट्र जो उच्च न्यायालय है उसका गठन सबसे प्रथम मैं बता दूं कि 1862 में हुआ था। कब हुआ था? 1862 में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। नेक्स्ट, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत 4 यानी 2 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। सबसे प्रथम तो महाराष्ट्र आ ही जाता है, फिर एक गोवा आता है, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, महाराष्ट्र गोवा, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। ठीक है, तो ये सभी जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ राज्य रहता, केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा नहीं रहता, तो इसका आंसर गुवाहाटी हो जाता। गुवाहाटी के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम जो है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था 1866 में हुआ था, और दिल्ली उच्च न्यायालय का भी गठन 1866 में हुआ था। नेक्स्ट, इस संविधान संशोधन के तहत वन को राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत राज्य सूची से संबंधित सूची में कुल पांच चीजें को स्थानांतरित किया गया था। वो 5 चीज कौन कौन से हैं अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। शिक्षा है, वन है, मापतौल है, वन्य जीवों का संरक्षण है और न्याय प्रशासन है। मैं फिर से बोल देता हूँ, शिक्षा, दूसरा है वन, तीसरा है मापतौल, चौथा है वन जीवों का संरक्षण और पांचवा है न्याय प्रशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरीयता अनुक्रम में कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष से ठीक नीचे होते हैं? मैं वरीयता अनुक्रम बता चुका हूँ, कई बार बता दिया हूँ वीडियो में। आप लोग अगर पहले से वीडियो देख रखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। अभी मैं बताऊंगा नहीं, अभी इसका सिर्फ डायरेक्ट आंसर मैं बता दूंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो वरीयता अनुक्रम में 7 के क में आते हैं। नेक्स्ट, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। वार एंड पीस की पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो कर रहा है अपना भारत कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 5 सदस्यों को जो है संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका नाम आप लोग सर्च जरूर करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई कहाँ पे? तो इसकी जो पहली बैठक आयोजित की गई थी ये कोलकाता में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, किस देश ने लक्षद्वीप में लवणीकरण होगा, लवणीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कौन सा देश है? तो ये देश है आपका इजराइल। नेक्स्ट, किस राज्य में योगश्री योजना शुरू की गई है? तो योगश्री योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में, और ये की गई है किस लिए जानते हैं आप? ये की गई है SC ST के समुदाय के जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2024 को PM नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये किए 10वें संस्करण। और इसकी शुरुआत क्यों की गई, यानी फिर इसकी समिट की जो क्यों बैठाई गई थी? इसलिए बैठाई गई थी कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए, जैसे विदेशी लोग हैं वो हमारे देश में निवेश करें, इसलिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने किस नाम से स्वदेश निर्मित असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? तो वो कौन सा है? उग्रम। कौन सा है? उग्रम। तो सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। PDF आपको मिलेगा 8 बजे सुबह में, और वीडियो का सोल्यूशन मिलेगा यूट्यूब पे 9 बजे सुबह में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।